Namaste and welcome to the Bharatvaarta podcast. I'm Roshan Karyappa. On this episode of the Long India series, we're privileged to have with us Shri Chaudhary ji, who's the chairman and managing director of Jaipur Rugs. Jaipur Rugs is one of India's largest manufacturers of hand-knotted rugs. The company's operations span across 600 villages in India. Their products are distributed to over 40 countries and they work with over 40,000 artisans. Shri Nandkishore ji is often held up as a model for social entrepreneurship, and today we'll be discussing his life's work and some of the lessons he has received from the University of Hard Rocks of Life, as he likes to call it. नंदकिशोर जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू रोशन. सच अ प्लेजर टू होस्ट यू सर. सर, तो पहली बात है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ, ये क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में, एंड इफ यू कैन जस्ट एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन दैट. देखिए, मेरे ये जीवन का अनुभव रहा है कि ए चाइल्ड एजुकेटेड ओनली इन स्कूल is an uneducated child. The lesson we learned after school are the real lessons. So true. Learned in our life. तो जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मुझे समझ में आया कि अब मुझे बिजनेस के जीवन के रियल चैलेंजेस को देखना है, तो मैंने सोचा कि जितना मैं अपनी फेलियर से सीखूंगा, जितना मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा अपने बिजनेस में, जितनी मैं रिस्क लूंगा, जितने चैलेंजेस लूंगा, उससे मुझे सीखने को मिलेगा. तो इसका एक मैं सीखने का छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जयपुर रग कंपनी की मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की 99 में, तो पहले जो 3 साल में मुझे बहुत भारी फेलियर का सामना करना पड़ा. तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और मुझे ये भी समझ में आया कि अब मुझे वो सीखना है जो अभी तक मैं अपनी 20 साल की जर्नी में सीख नहीं पाया. तो जब मैंने डीप इंट्रोस्पेक्शन किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, तो मुझे समझ में आया कि मेरा कारपेट बनाने में बहुत अच्छा नाम हो चुका था. तो मेरी फेलियर का कारण है कि फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस, एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट. और जब इंटरनेट पे सर्च किया मैंने, तो पता चला ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम होता है यूफोरिया. तो जब मुझे उस कारण का पता चला, तो फिर मैंने सीखना शुरू किया. मुझे समझ में आया कि कारपेट बनाने में मेरा बहुत भारी नाम हो चुका था, लेकिन अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस चलाना है, और मैंने अपना पूरा जीवन गांव में दिया था. और अब ग्लोबल बिजनेस चलाने के लिए मुझे अपने परसेप्शन को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, और मुझे ऐसी काफी नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी. फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने शुरू किए, और उसके बाद मेरी एक सीखने की जर्नी शुरू हुई, जो आज भी मेरी जर्नी वो सीखने की चालू है. आज भी मेरे कम से कम ऐसे 3 कोच है जिनसे हर महीने में कोचिंग लेता हूँ. एक कोच इंडिया में है, 2 कोच विदेश में है. और अभी भी मेरी जो क्यूरियोसिटी है, इट इज लाइक ए चाइल्ड. वंडरफुल, वंडरफुल. तो आप 2 चीज जो बोले उस पे थोड़ा डेल्व करते हैं. वन इज the fact that you said that you wanted to take a risk and you wanted to challenge the status quo. That is one thing. And second thing, good is the enemy of the best. इस पे थोड़ा आप विस्तार कर सकते हैं? I mean, because usually लोग ऐसे नहीं सोचते हैं. I mean, usually we are raised to say पढ़ाई करो and then उसके बाद I mean एक अच्छी सी सेफ नौकरी लग जाए और अपने फैमिली को I mean like you basically live the rest 20-30 years of your life in a very safe pattern, right? But this आपका एक्सपीरियंस है, it was very different from that. तो उसका थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, ज्यादातर आदमी फियर से ड्रिवन होता है, और जब आदमी फियर से ड्रिवन होता है तो वो एक सेफ प्लेस चाहेगा. वो चाहेगा कि मुझे ऐसी एक नौकरी मिल जाए जिसको
जो मेरे पूरे जीवन भर के लिए सेफ हो। और सेफ्टी का मतलब यही है कि यू आर ड्रिवन बाय द फियर। और ज्यादातर लोग रियलिटी से दूर 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 रहना चाहते हैं। जो रियल चैलेंजेस है लाइफ के, बिजनेस के, काम के, उसको वो फेस नहीं करना चाहते। तो ऐसे आज लोग क्या है कि ज्यादातर एक गुडनेस की फीलिंग को लेके जीते हैं, मतलब। और दैट डेवलप्स द माइक्रो ईगो विद इन डैम। तो एक माइक्रो ईगो आने के बाद में एक आदमी ही फील वेरी वेरी सेफ बिकॉज ही क्लोजेस हिज डोर टू लर्न। तो मैंने इसका हमेशा ध्यान रखा कि मैं अनलर्न करता रहूं और अपनी ईगो को इतना बड़ा नहीं कर लूं कि मुझे जो रियलिटी है वो दिखाई देना बंद हो जाए। Wonderful, wonderful. I think oftentimes whenever we get some amount of success, we create a safe space around us and are very comfortable living in that. But doing anything new, anything bigger, anything more ambitious requires us to challenge that and go beyond what we know and risk not knowing things, risk failure also. Right. So wonderful. Great hearing that. Very good start to the podcast. So let's get to the story behind Jaipur Rugs. You started Jaipur Rugs in 1978. It's been 4 decades. What was the inspiration behind Jaipur Rugs? How did you start? देखिए, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत एक दुकान से की। ब्रांडेड शूज की दुकान जी तो मेरे पिताजी चलाते थे, लेकिन वो सेल्समैनशिप के काम में मेरा मन नहीं लगता था। और इस बीच में मेरे को एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी। मैंने कैशियर की नौकरी को रिजेक्ट किया, ये बोलते हुए कि आपने इस लायक मेरे को समझा। मैंने उनको पत्र लिखा बैंक को। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी नेचुरल एबिलिटी, मेरी नेचुरल कैपेबिलिटीज क्या है। तो मुझे समझ आया कि मैं एक पीपल पर्सन हूं, नेचर में समय गुजारना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त इंडिया में कारपेट की एक्सपोर्ट में खूब मांग थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे धंधे से शुरुआत करूं जहां मुझे गांव में जाने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा कि जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, रिजेक्टेड पीपल बोलते हैं। तो इसी इंस्पिरेशन के साथ 5,000 रुपए का लोन अपने पिताजी से लेके 2 लूम लगा के मैंने इस धंधे की शुरुआत की थी। अच्छा। So Jaipur Rugs, as I mentioned, I mean, it's been operational for over 4 decades now. That's a very long time, and it's such a sustainable business. I mean, it's growing in stature every year. What are some of the core values on which that you have based your business on? देखिए, जो सबसे पहली जो कोर वैल्यूज है जयपुर रग की है वो है एम्पैथी। कि किसी आदमी दूसरे का दर्द, किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट को मैं कैसे समझूं। क्योंकि जितना मैं एक आदमी की रिक्वायरमेंट को वो क्या चाहता है उसको समझूंगा, उतना ही बिजनेस में ग्रोथ आएगी। दूसरा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है कि मैं जो बोलता हूं क्या मैं वो करता हूं, और जो मैं करता हूं क्या वही मैं बोलता हूं। तो अंदर और बाहर से बिल्कुल एक होना, इंटीग्रिटी। तीसरा है ह्यूमिलिटी, कि मैं इतना हम्बल हूं कि मैं अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाऊं, अपना ईगो डेवलप नहीं करूं। चौथा हुआ सरलता। सरलता का मतलब ये है कि इट इज लाइक द वाटर। जैसे पानी को आप किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसका वो शेप ले लेगा। और 5वीं है शेयर्ड विजडम, कि मैंने देखा है कि हम शुरू से मैं गांव में हमारी जो वीवर महिलाओं को मैंने देखा कि उनमें कितनी विजडम है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, और जिस तरह अपने वो परिवार को, घर को मैनेज करती है, दे आर द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। तो मैंने इन महिलाओं से बहुत सारी विजडम ली है
और अभी हमने ये शेयर्ड विजडम कि जो हमारी समझ बढ़ती गई, अभी हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं कि ये सारी जो महिलाएं हैं जो गांव के अंदर काम करती है, ये डिसीजन खुद करेगी। तो इसका और बात करते हैं, दिस डिसेंट्रलाइज्ड सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस। सो ये आपका बिजनेस में प्रैक्टिकली कैसा चलता है फिर? देखिए, जब से मैंने इसको शुरू किया था, ये पूरा डिसेंट्रलाइज जयपुर का बिजनेस मॉडल हुआ कि 2008 में आप जानते होंगे सिक्के प्रहलाद दुनिया के उस वक्त ग्लोबल नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने जयपुर रग की एक केस स्टडी की और उन्होंने बताया कि जयपुर रग की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन। इट इज कनेक्टिंग द पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय इनहांसिंग द कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। तो हमारे डिसेंट्रलाइज मॉडल होने के बावजूद भी हमने ये बहुत ध्यान रखा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, उनका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम कैसे बाहर निकालें। तो हम उनकी लीडरशिप डेवलप करते रहते हैं और कंटिन्यूअस उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको इनहांस करते रहते हैं। आज जयपुर का करीब 600 गांव में काम होता है, लेकिन मुझे जयपुर बनाने के बाद में ऐसी आज तक कभी कोई 20 साल में प्रॉब्लम नहीं आई कि किसी व्यूवर की तरफ से गांव के अंदर ये कोई तकलीफ आई हो, किसी ने माल की कुछ चोरी कर ली हो या कहीं कोई हमें कोई खास दिक्कत आई हो। तो ये है कि लोगों से आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाइए अपने लोगों से और उनको कंपेशन रखिए और उनके आप कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूस डेवलप करते जाइए। Right. So it's a very interesting thing that you bring up. Oftentimes when we talk about business, we think about businessmen optimizing for profits and for growth. But Jaipur Rug has created a community. It's serving a community of artisans and weavers and the villages and ecosystems that you're operating in. ये आपका, like, how do you balance both of these things? देखिए, मेरा ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बिजनेस है उसका मतलब केवल प्रॉफिट कमाना ही है, और जब इस हिसाब से जब बिजनेस करते हैं तो आदमी उसमें ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देता है कि पैसा तो कमा लेता है, लेकिन जो जीवन का जो सबसे कीमती चीज है वो खो देता है। और मेरा ये अनुभव रहा है कि जो केवल पैसे के लिए काम करता है, दोज बिजनेसेस आर ड्रिवन बाय द फियर। जब आप फियर से ड्रिवन होंगे, यू हैव द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो आपके अंदर जो एक स्पेस खाली रह जाता है वो आप प्रॉफिट से, इज्जत से अपने आप को बड़ा बना के पूरा करते हैं। मैंने जयपुर के बिजनेस मॉडल पे जितनी जो केस स्टडीज हो रही है हुई है, तो उन्होंने बताया कि जयपुर बिजनेस मॉडल इज ड्रिवन बाय द कंपेशन। जब आप कंपेशन से ड्रिवन होते हैं तो आप सभी लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, और वो लोगों का जो कंट्रीब्यूशन इतना आता है कि आप अपने कस्टमर की नीड्स को बहुत सही ढंग से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सोसाइटी को साथ लेके चलना ना, इट इज ए परफेक्ट बिजनेस सेंस। So how do you develop this culture within the organization, your next rung of leadership and the middle managers and so on and so forth? How do you inspire that same amount of compassion for the community and everything, and your way of doing business? How do you make that culture consistent across the organization? देखिए, एक तो हम लोग हायरिंग में ये सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हम लोग उन्हीं लोगों को लेवे कि दे आर हाईली अलाइंड विद द पर्पस ऑफ जयपुर रग एंड विद द वैल्यूज ऑफ जयपुर रग, और ऐसे लोगों को लेते हैं जिनके अंदर कोई पैशन है, जिनको अपने जीवन में कुछ करना है। दे आर सर्चिंग द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ, दे आर सर्चिंग द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। एक तो ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं। फिर विलेज के अंदर भी हमने क्या है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है विलेज के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्यों हमें उसका 40 साल का अनुभव है। तो उससे हम ऐसे ही वीवर को लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक अच्छा आदमी होगा, उसकी हैबिट अच्छी होगी, और अच्छे हैबिट वाला आदमी होगा वो अच्छा कारपेट बनाएगा ही बनाएगा। ऐसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हमारे जो व्यूवर्स इतने अच्छे हैं
कि गांव के अंदर मतलब इतना अच्छा कल्चर बन चुका है कि एक छोटी सी कहानी में आपको बताना चाहूंगा। कोरोना से पहले एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरे पास फोन आया कि मानपुरा गांव में कोई हार्वर्ड के प्रोफेसर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मानपुरा गांव हमारे क्या दुनिया भर के विजिटर गांव में जाके विजिट करते हैं। लंच के लिए घर मत जाना, आप उनका वेट करना। तो मैंने कहा हार्वर्ड के प्रोफेसर अपील तो वेट करना जरूरी है। जल्दी से मेरे पास आए गांव से, सीधा आके बोले कि मिस्टर चौधरी, मैं हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से हूँ और हम लोग पिछले 10 साल से एक रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया के जितने भी जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर एम्पैथी कैसे लाएं, वहां के जो मरीज है उनको अच्छी तरह सेवा भाव से हम लोग कैसे डील करें। तो आज हमने जब आपके गांव का जो कल्चर देखा तो 10 साल पहले एग्जैक्टली हमने यही सोचा था, बट दैट वाज अ कंप्लीट फेलियर फ्रॉम आवर साइड, और ये आपकी सफलता है पूरी। तो आप हमें बताइए आपने कैसे कैसे किया। तो ये है कि अगर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाओगे आप लोगों को, उनको एज ए इंसान की तरह इज्जत दोगे तो वो कल्चर धीरे धीरे अपने आप ही आ जाता है। आपका एक कोट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। इसको थोड़ा आप विस्तार में समझाइए। देखिए, ये ऐसा था कि एक बार जब मैं बीकॉम के आखिरी साल में था तो हमारे जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर वो क्लास में आए और आके बोले कि ये रोल नंबर किसका है। तो वो रोल नंबर मेरा था तो मैं खड़ा हुआ। वो प्रोफेसर क्या बड़े स्ट्रिक्ट थे और उस वक्त तो कोई भी मतलब कोई मिसचीवियस लोगों को पनिशमेंट भी देते थे। तो मैंने सोचा कि मैंने तो कोई गलती की नहीं, आज ये क्या पनिशमेंट देंगे मेरे को। तो मैं थोड़ा डर रहा था। तो प्रोफेसर ने अपने हाथ में कॉपी निकाली और पूरी क्लास को दिखाया कि देखो इस लड़के ने क्या लिखा है। सवाल था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मैंने जो जवाब दिया वो था, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर बोले ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। तो उसके बाद जब मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स किए बिजनेस में, लाइफ में, तो मुझे समझ में आया कि लव इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर को एग्जिस्टेंस, लव इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर को क्रिएशन। क्योंकि जितना जो ये भगवान ने जो नेचर का जो सिस्टम बनाया है, इसके अंदर जो होलनेस है वो सारी लव से ड्रिवन है। और बिना लव के अगर आप इनोवेशन करेंगे, जो भी कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाएंगे, कुछ भी बड़ा करेंगे, तो इनोवेशन बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, चीजें बड़ी अच्छी अच्छी लग्जरी बहुत आ जाएगी जीवन में, लेकिन वो सस्टेन नहीं होगी। लव ही एक ऐसा है जो हर चीज को सस्टेन कर सकता है। And one more unique aspect of you and Jaipur Rugs in particular is the love and compassion you have shown to women and backward caste and underrepresented communities as such. आपने समाज के कई वर्गों के लिए काम किया है। आपका ये अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक हमारे मानपुर का गांव है उसकी एक स्टोरी बताना चाहता हूं कि एक बार हम संडे को ऐसे घूमने गए थे उस गांव में। तो वहां पर उस गांव में 2 लूमें नई लगाई थी हमारे ब्रांच मैनेजर ने। तो मैंने जब उन 2 लूमों को देखा तो मैंने सोचा ये लूमें जिसने लगाई है उसके अंदर कोई एंटरप्रेन्योरियल माइंड है। तो मैंने कहा ये किसकी लूमें? तो बोला ये शांति देवी है गांव में, जो पहले मजदूरी करने जाती थी और उन्होंने ये 2 लूमें लगाई। तो मैंने कहा उनसे मिलवाओ। तो वो शांति देवी बाहर गई, उसको आने में कम से कम 1 घंटा लगा। मैं पूरे परिवार के साथ था, परिवार वाले जल्दी कर रहे हैं कि चलिए। मैंने कहा देखिए अभी मुझे मिलके जाने दो। तो जब मैं उन शांति बाई से मैं मिला तो मुझे समझ में पहले आ चुका था कि ये इसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप है। भले ये औरत मजदूरी करती है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी है। मैंने उसको पूछा कि हमारे लोगों ने आपको फोन किया लूम के लिए, आपने टेलीफोन किया। मुझे मालूम था कि उसी ने किया होगा। तो उसने बोला नहीं मैंने टेलीफोन किया। आज उस गांव के अंदर 150 वीवर हैं और करीब 60 लूमें हैं। तो आप ये समझ लो एक महिला शेड्यूल कास्ट से जो कभी पढ़ी लिखी नहीं, उसकी एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज क्या हो सकती है और पूरे गांव में वो क्या चेंज ला सकती है। वो बॉम्बे में हमने शाहरुख खान गौरी देवी के साथ पार्टनरशिप की, तो बॉम्बे गई थी वो, शाहरुख खान के घर गई, उनसे मिली भी थी वो। काफी बार वो एरोप्लेन से काफी जगह ना ओपनिंग सेशन के लिए भी उसको बुलाया जाता है। लोग सोचते हैं कि सोशल एंटरप्राइजेस स्केलेबल नहीं होते, बट आज Jaipur Rugs, is present in about 600 villages. You work with 40,000 artisans, and you're distributed, in 40 countries across the world. ये आपने बिजनेस जो कैसे बढ़ाया है? How did you scale this business? देखिए, मुझे तो आज के 7-8 साल पहले ये भी नहीं मालूम था कि सोशल एंटरप्राइज होते क्या है।
मैंने 7-8 साल पहले पहले बार सोशल एंटरप्राइज सुना। लोगों ने बोला कि जयपुर रग तो सोशल एंटरप्राइज होता है, तो मैंने कहा एंटरप्राइज के पीछे सोशल शब्द कैसे लग गया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सोशल एंटरप्राइज है ना, ये एक तरह का आज के समय एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। मैं इसको फैशन स्टेटमेंट इसलिए बोलना चाहूंगा, देखिए कोई भी जो बिजनेस है ना, बिजनेस का मतलब है टू सर्व द अंडर सर्व कस्टमर। कोई भी बिजनेस कस्टमर के बिना हो नहीं सकता। एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट द पीपल। आपके जो लोग हैं वही तो बिजनेस है। तो अगर आपके कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके समाज के जो लोग हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, उनको आपको खुश रखना पड़ेगा। उनको एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग विथ लव एम्पैथी आपको उनको डील करना पड़ेगा। तो आज जयपुर के बारे में, सोशल एंटरप्राइज के बारे में आज ग्लोबल लेवल पे अभी 3 दिन पहले पीटर ड्रकर फोरम का एक 1 डे का सेशन था। तो उसमें मेरे को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर उन्होंने बुलाया था कि पीटर ड्रकर ने जो बिजनेस की डेफिनेशन दी उसमें जयपुर का एग्जाम्पल पूरा सही बैठता है। तो मैंने कभी सोसाइटी की बात नहीं की, मैंने हमेशा कस्टमर की बात कि कस्टमर को सर्व करने के लिए सोसाइटी को साथ लेके चलना बहुत जरूरी। तो सोसाइटी के साथ आप उनका भला सोचेंगे, उनको आप डेवलप करेंगे, उनको साथ में रखेंगे, तो वो कस्टमर को ज्यादा अच्छी तरह सर्व कर पाएंगे। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि एक जो बिजनेस है वो सोसाइटी के बिना हो कैसे सकता है। तो मैं इसको सोशल और एंटरप्राइज को 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ना चाहता। एवरी एंटरप्राइज इज सोशल। यस। और आपके प्रोडक्ट सिर्फ भारत में नहीं पर विदेश में भी बहुत जाने जाते हैं। आपको 7 जर्मन अवार्ड्स भी मिले हैं आपके प्रोडक्ट्स को। ये प्रसिद्धता कैसे हुई? हाउ डिड योर प्रोडक्ट्स गेट सो फेमस एंड हाउ डिड यू मैनेज टू डिस्ट्रीब्यूट इट अक्रॉस द वर्ल्ड? देखिए 2014 में हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसको नाम दिया मन चाहा प्रोजेक्ट। मन चाहा प्रोजेक्ट का मतलब है कि पूरी जो ग्लोबल कारपेट इंडस्ट्री है उसमें जो एक्सपोर्टर होते हैं वो वीवर को एक मैप देते हैं, मैप के हिसाब से ना वो डिजाइन बनाता है। और आज तक पूरी हिस्ट्री में ऐसा ही चलता आया है। मेरी जो बेटी है कविता, वो डिजाइनर है, और वो जब मेरे साथ गांव में जाती थी तो बोलती थी कि पापा ये जो महिलाएं हैं ये तो मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है। तो मैं इसको बोलता था तेरे को मैंने इतना पैसा खर्च करके शिकागो में अमेरिका में पढ़ाया, तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है। तो फिर उसने कुछ महिलाओं को चुना और उन महिलाओं को बोला कि आप आपके जो हार्ट में, आपके दिल में जो चलता है ऐसे डिजाइन बनाइए आप, और कलर भी आप वही चुनिए जो आपको अच्छे लगते हैं। तो उसने ऐसे 15-20 महिलाओं को लेके कुछ उनसे कारपेट बनाए, और आज मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन महिलाओं के बनाए हुए कारपेट को अभी तक 7 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। 2014 में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2017 में बिमला देवी को जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में मिला उसके डिजाइन का, जो कभी प्राइम डिजाइन स्कूल तो दूर की बात है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं गई और कभी अपने गांव के बाहर भी नहीं गई। वो जर्मनी इस डिजाइन अवार्ड को लेने के लिए गई, मतलब बेटी के साथ। तो मैंने ये जो महिलाएं थी उनमें एक इंसान देखा, और जो मेरी बेटी थी कविता, उन्होंने इनके अंदर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा, और इन महिलाओं ने उनको प्रूव करके भी दिखाया। सो आप 40,000 आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं एंड एवरीवन इज preserving a unique culture that has survived for hundreds of years, right? What are some of the experiences of working with these artisans? जो आप like you just mentioned an example. What has been your experience of working with these artisans in particular? देखिए जैसे अभी ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री जितनी बढ़ती जा रही है, लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ज्यादा होने से आदमी अपना जो हुनर था उस उधर को पैशन को खोता जा रहा है। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं कि उनको जब ये ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिली, दुनिया भर के लोग उन व्यूअरों से मिलने के लिए जाने लगे, तो उनको ये समझ में आया कि हम लोग एक व्यूअर नहीं है, हम बुनकर नहीं है, हम आर्टिस्ट हैं। और आर्टिस्ट होना ये बहुत एक प्राउड की बात है। तो एक तो उनको ग्लोबल लेवल पे काफी रिकग्नाइजेशन मिली, दूसरी फिर उनकी जो इनकम थी डायरेक्ट कस्टमर से हमने उनको इमोशनली जोड़ा, तो उससे उनकी इनकम काफी अच्छी हो गई, जिससे वो अपने घर का खूब अच्छी तरह खर्चा चलाने लगे। तो उनकी जो सेकंड जनरेशन है, अब बहुत सारी लड़कियां जो कॉलेज में भी पढ़ रही है, पार्ट टाइम वो कारपेट वीविंग का काम कर रही है। फिर उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद में अब नेक्स्ट जनरेशन भी उनकी इस वीविंग में आ रही है। हमने
यूपी के काफी ऐसे एरियाज में काम शुरू किया है जहां पर पढ़ी लिखी लड़कियां को हम लोग वीविंग सिखा रहे हैं। और इसके अलावा जो कारपेट में हमें जो सफलता मिली, उस सफलता को देखते हुए अभी हम दूसरे जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथ से बनने वाली चीजें हैं, जो गांव के अंदर जो चीजें बनती है, तो ये सेम बिजनेस मॉडल को लेके अभी हम उनकी तरफ भी जा रहे हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है वो लग्जरी मार्केट बहुत तेजी से पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में जो ये गांव के अंदर जो हाथ से जो चीजें बनाई जाती है, उनका एक बहुत बड़ा लग्जरी मार्केट है। So one of the things that we hear nowadays a lot is the concept of Atmanirbhar Bharat. What are some of the things that business people can do to make India Atmanirbhar? देखिए, बिजनेस कैन प्ले वेरी बिग रोल मेक द आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि जैसे जयपुर रग के बिजनेस मॉडल आज पूरे दुनिया में इसी चीज के लिए जाना जाता है कि सोसाइटी में चेंज लाना है, तो बिजनेस के माध्यम से लाया जा सकता है। एक बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो गांव के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व रखे। और जैसे आपने बताया, एक डिसेंट्रलाइज मॉडल के थ्रू गांव के अंदर, गांव में जो चलने वाली जो इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाइए। क्योंकि देखिए, डिसेंट्रलाइज मॉडल जितने भी होते हैं ना, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप, हाई पेटेंट, फॉर्चून जो बड़ी कंपनियां हैं उनके मुकाबले ज्यादा होती है। बड़ी कंपनियों में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा मिलेगी आप, जबकि ये छोटे छोटे जो बिजनेस मॉडल है उनमें एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये बिजनेसमैन का रोल बनता है कि जो काम करने वाले लोग हैं गांव के अंदर, उनको बड़े सिटीज में, बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं बुलाएं, बल्कि बिजनेस को उनके वहां पर लेके जाएं। जब से मैंने इस धंधे को शुरू किया था, मैंने देखा कि अगर एक महिला को डोर स्टेप पे अगर हम रॉ मटेरियल दें, वहीं पर उसको लूम देवे, वहीं पर उसको पेमेंट करें, बना हुआ माल वहीं से लेके जाएं, तो उस महिला को अपने घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है, तो अपने घर का काम भी करेगी और इसके अलावा वो कारपेट भी बनाएगी। और आज हिंदुस्तान में गांव में हर महिला के पास मिनिमम 4 से 5 घंटे खाली रहते हैं। तो इस तरह के डिसेंट्रलाइज मॉडल बिजनेसमैन को डेवलप करने चाहिए और एक आत्मनिर्भर भारत उससे बनेगा। गांधी जी की जो कल्पना थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। Finally, sir, what is your advice to any of the young entrepreneurs who are listening to this podcast? देखिए, पहला मैं बताना चाहूंगा, जस्ट बी योरसेल्फ। क्योंकि ये फाउंडर मेंटालिटी जो बेने कंपनी की रिसर्च है वो बताती है, डीपर यू गो इनटू योर कोर, यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू। तो पहला है जस्ट बी योरसेल्फ, दूसरी लव योरसेल्फ एंड लव व्हाटएवर यू डू, और तीसरा जो आज के समय में सबसे कीमती है वो है अनलर्निंग। हर वक्त अनलर्न करते जाइए। So this was a fantastic podcast, sir. Very nice conversation. Thank you so much for joining us. It was a pleasure hosting you on Bharatvaarta, and wish you all the very best with all of the initiatives and endeavors you have planned, and look forward to talking to you again. Thank you so much. Thank you. Thank you for tuning in to this episode of the Bharatvaarta podcast. If you want to see more content like this, then don't forget to subscribe to our channel. We started Bharatvaarta to facilitate long-form discussions on politics, policy, and culture. We don't necessarily endorse anything that was said in this episode. If you wish to offer us feedback, do reach out to us on social media. We are at Bharatvaarta on Facebook, Twitter, and Instagram. You could also get in touch with us on our website, www.bharatvaarta.in. The links are in the description below. Until next time, stay safe, take care, and Jai Hind.